नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, मैं सोनवनी रोहिणी। आज हम कक्षा 9वीं विषय हिंदी इसमें इकाई क्रमांक 15 दाजू पढ़ेंगे। यह एक पहाड़ी लड़के की कहानी है। तो दाजू इस पाठ में लेखक ने बहुत ही मर्मस्पर्शी और हृदयद्रावक ऐसा उसका वर्णन किया है। चलिए पढ़ेंगे दाजू। दाजू पाठ के लेखक है शेखर जोशी। शेखर जोशी जी का जन्म 10 सितंबर 1932 को अल्मोड़ा के ओलिया गांव नामक स्थान पर हुआ, जो उत्तरांचल में आता है। इन्होंने केकड़ी व अजमेर में स्कूली शिक्षा प्राप्त की। लगभग 30 वर्षों तक इलाहाबाद के निकट एक सैनिक औद्योगिक प्रतिष्ठान में कार्यरत रहने के बाद स्वतंत्र लेखन कार्य कर रहे हैं। इनके चर्चित कहानी संग्रह है कोशिका गटवार, सात के लोग, दाजू, हलवाहा, नवरंगी बीमार है। इनकी आदमी और कीड़े कहानी को 1955 में धर्मयुग द्वारा आयोजित कहानी प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया। नई कहानी आंदोलन के चर्चित कथाकार महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार और पहल सम्मान से सम्मानित किया गया। दाजू कहानी पर चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी द्वारा फिल्म का भी निर्माण हुआ। दाजू कहानी बाल श्रमिक पर लिखी गई कहानी है। मदन एक पहाड़ी बालक है जो पेट की आग बुझाने के लिए शहर में आकर एक होटल में काम करता है। भोलेपन में जिसे वह अपना दाजू अर्थात बड़ा भाई समझने लगता है, वही किस प्रकार एक दिन उसके बाल मन पर आघात कर जाता है, इसका मार्मिक चित्रण इस कहानी में हुआ है। पाठ की शुरुआत में लेखक कहते हैं, चौक से निकलकर बाईं ओर जो बड़े साइन बोर्ड वाला कैफ़े है कि यहाँ पर चौराहा, चौक मतलब चौराहा जहाँ पर 4 रास्ते, तो वहाँ से निकलकर बाईं ओर जो बड़े साइन बोर्ड वाला मतलब उसका बोर्ड बड़ा है लेकिन कैफ़े कैसा है, छोटा। कैफ़े मतलब जहाँ पर चाय पानी या नाश्ता मिलता है। वही जगदीश बाबू ने उसे पहली बार देखा। जगदीश बाबू मतलब यहाँ पर खुद लेखक। उन्होंने उस लड़के को वहाँ पर पहली बार देखा और लड़के का आगे वर्णन किया गया है। गोरा चिट्टा रंग, नीली शप्पाक आँखें, कि उसकी आँखें कैसी है, नीली, कि किसी की आँखों की हम प्रशंसा करते हैं तो उसकी काली भूरी नीली ऐसी आँखें होती है। उसी तरह लेखक ने भी यहाँ पर उस पहाड़ी लड़के की प्रशंसा की है। उसकी आँखों का रंग नीला है, सुनहरे बाल और चाल में एक अनोखी मस्ती पर शिथिलता नहीं। कमल के पत्ते पर से फिसलती हुई पानी की बूंदी सी स्फूर्ति, मतलब वो बहुत चंचल है। इस तरह लेखक ने उसके जिस तरह कमल के पत्ते पर पानी की बूंद टिकती ने जल्दी से वो नीचे गिर जाती है, उसी तरह से आपने जो बाजार में बिकने के लिए आते हैं वह पोथी के पत्ते कहते हैं, उससे पाथरा बनता है। वो सबने देखा होगा कि उस पर जिस तरह से पानी की बूंद अगर आप डालोगे या पानी डालोगे तो झट से वो पानी नीचे चला जाता है। उसी तरह से यह लड़का भी चंचल है। आँखों की चंचलता देखकर उसकी उम्र का अनुमान केवल 9-10 वर्ष ही लगाया जा सकता था और शायद यही उसकी उम्र रही होगी। यहाँ पर लेखक को उसकी उम्र पता नहीं है। हमें भी अगर किसी की उम्र पता न हो तो भी हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि इसकी उम्र क्या होगी और उसी के अनुसार उससे हम बातें करते हैं। इस तरह से लेखक ने भी अंदाज़ा लगाया कि वह लड़का 9-10 वर्ष का होगा। लेखक अब उस बड़े साइन बोर्ड वाले कैफ़े में प्रवेश करता है और अर्धजली सिगरेट का एक लंबा कश खींचते हुए जब जगदीश बाबू ने कैफ़े में प्रवेश किया तो वह एक मेज पर से प्लेटें उठा रहा था। मतलब वहाँ पर टेबल है और एक वो लड़का वेटर का काम कर रहा है और जो खाली प्लेटें हैं वो उठा रहा था। और जब वे पास ही कोने की टेबल पर बैठे तो वह सामने था, यानी उसकी बातों पर या उसके हालचाल पर लेखक का ध्यान था। मानो घंटों से
उनकी उस स्थान पर आने वाले व्यक्ति की वो प्रतीक्षा कर रहा हो। लेखक को उसे देखकर ऐसा प्रतीत हुआ या एहसास हुआ कि उसे उस जगह पर आने वाले व्यक्ति की प्रतीक्षा थी मतलब इंतज़ार कर रहा था। वह कुछ बोला नहीं, लेकिन हाँ, नम्रता प्रदर्शन के लिए थोड़ा झुका और मुस्कुराया भर था। इस तरह से यहाँ पर जिस प्रकार हम भी देखते हैं कि हमारे पिताजी भले गाड़ी चला रहे हो, सामने वाला कोई जान पहचान वाला आए तो नीचे झुककर उससे मुस्कुराते हैं और मानो कि उसे नमस्कार किया। उस तरह से आप भी किसी और से दूर से आपका मित्र आपको दिखाई दे रहा है, आपकी आवाज़ उस तक न पहुँचेगी तो आप हाथ हिलाकर उसे इशारा करते हैं कि मैं यहाँ पर हूँ। उसी तरह से इसे कहते हैं नम्रता प्रदर्शन। उसी प्रकार यह लड़के ने भी लेखक के प्रति नम्रता प्रदर्शन के लिए थोड़ा झुका, मतलब सिर थोड़ा झुकाया और वो मुस्कुराया। पर उसके इसी मौन ने सारा मीनू समाहित था कि यहाँ पर लेखक कहते हैं कि मानो उसके मौन मतलब चुपचाप है, लेकिन वह सब कुछ बोल रहा था। लेखक ने सिंगल चाय का ऑर्डर दिया और वह ऑर्डर पाने पर एक बार पुनः मुस्कुराकर चल दिया और पलक झपकते ही चाय हाजिर थी। यहाँ पर लेखक ने पहले बताया था कि वह कितना चंचल है। इसी तरह से झट से ऑर्डर दी और ऑर्डर के देते ही वह लेखक को चाय लेकर हाजिर हुआ। मनुष्य की भावनाएं बड़ी विचित्र होती है। यहाँ पर लेखक इस शहर में नया है, अकेला है, निर्जन एकांत स्थान में निसंग होने पर, निसंग मतलब आपके साथ कोई भी नहीं है, भी कभी कभी आदमी एकाकी अनुभव नहीं करता। लगता है इस एकाकीपन में भी सब कुछ कितना निकट है, कितना अपना है। परंतु इसके विपरीत कभी कभी सैकड़ों नर नारियों के बीच जनरव वातावरण में रहकर भी सुनेपन की अनुभूति होता है। लगता है जो कुछ है वह पराया है, कितना अपनत्वहीन है। इस तरह से लेखक यहाँ पर कहता है कि मनुष्य की भावनाएं बड़ी विचित्र होती है। तो यहाँ पर एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताती हूँ कि जिस तरह से आप दुखी हो, बहुत से लोगों के बीच में बैठे हो, वहाँ का माहौल आनंददायी है, लेकिन आपका मन कैसा है, दुखी है। तो इस तरह से यहाँ पर आप इतने लोगों के बीच में रहकर भी आप अपने आप को अकेला महसूस करते हो। और कभी कभी ऐसी भी घटना होती है कि हम घर पर अकेले हैं, माता पिता गाँव गए हैं, घर पर अकेले हैं, हमारे साथ कोई भी नहीं, फिर भी व्यक्ति अपने आप को अकेला महसूस नहीं करता। उसी तरह से लेखक भी यहाँ पर अकेला है। वो अपने आप को नया होने के कारण, शहर में नया होने के कारण अकेला महसूस कर रहा है। पर यह कारण ही नहीं होता। इस एकाकीपन की अनुभूति, इस अलगाव की जड़ें होती है विछोह, विरक्ति या किसी कथा के मूल में। यहाँ पर लेखक कहना चाहता है कि एकाकीपन का भी कुछ ना कुछ कारण होता है। तो उसकी जड़ें लेखक ने बताई है कि विछोह या विरक्ति किसी कथा के मूल में। विछोह यानी बिछड़ना, आप किसी से बिछड़ कर आए हो, तो इस तरह से आप सबके साथ होते हुए भी अकेले हो और कभी कभी सबके न होने पर भी आप अकेला महसूस नहीं करती। आगे लेखक कहते हैं कि जगदीश बाबू दूर देश से आए हैं, अकेले हैं। चौक की चहल पहल, कैफ़े के शोरगुल में उन्हें लगता है सब कुछ अपनत्वहीन है। अपनत्वहीन मतलब यहाँ पर अपना कोई नहीं है। सारे लोगों के बीच में रहकर भी उन्हें अकेले महसूस करते। जिस तरह से आप कोई नई गली में घर लेते हो तो वहाँ पर नई गली के लोग आपके जान पहचान के नहीं है, इसीलिए सबके बीच में रहकर भी आप अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। लेकिन कुछ दिनों के बाद जान पहचान होने पर भले आप किसी से बातें न करें तो भी आप अकेले महसूस नहीं करते। शायद कुछ दिनों रहकर अभ्यस्त हो जाने पर, अभ्यस्त हो जाना मतलब
जान पहचान होने पर उन्हें इसी वातावरण में अपनेपन की अनुभूति होने लगी। जिस तरह से मैंने कहा कि आप उस गली में बहुत कुछ दिनों तक रहने के बाद आपको भी वहाँ पर अपनापन दिखाई देगा। और पर आज तो लगता है यह अपना नहीं, अपनेपन की सीमा से दूर, कितना दूर है। और जब उन्हें अनायास यानी एकाएक याद आने लगते हैं अपने गांव, पड़ोस के आदमी, स्कूल कॉलेज के छोकरे, अपने निकट के शहर, कैफ़े, होटल। इस तरह से लेखक कहता है यहाँ पर अकेला होने के कारण हमारे पुराने दिन हमें याद आने लगते। हमारा गांव हो, वहाँ का होटल हो, चाय का कैफ़े हो, स्कूल कॉलेज के लड़के हो, इस तरह जिस तरह ने अपने अपने घर बदल दिया है। तो आपको पहले वाली गली ही अच्छी लगती, वहाँ के आपके मित्र आपको याद आने लगते। लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर रहने के बाद इस गली में भी आपके मित्र बन जाते हैं, तब ऐसा महसूस नहीं होता। लेखक भी इस तरह से सोच रहा है। उतने में वह लड़का चाय साहब और जगदीश बाबू ने रागदानी में सिगरेट झाड़ी। रागदानी मतलब यह होटलों में एक कटोरे की तरह होता है जिसमें जो रक्षा होती है सिगरेट की वह डाली जाती है। उन्हें लगा इन्हीं शब्दों की ध्वनि में वही कुछ है जिसकी रिक्तता यानी खाली जगह उन्हें अनुभव हो रही है। और उन्होंने अपनी शंका का समाधान कर लिया। यहाँ पर अकेले होने के कारण उन्हें चाय साहब ये ध्वनि अपना सा लगा और उन्होंने उस लड़के की पूछताछ करना शुरू कर दिया। लेखक ने पूछा, यानी जगदीश बाबू ने पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? मदन। अच्छा मदन, तुम कहाँ के रहने वाले हो? लड़का जवाब देता है, पहाड़ का हूँ बाबूजी। पहाड़ तो सैकड़ों है, आबू, दार्जिलिंग, मसूरी, शिमला, अल्मोड़ा। तुम्हारा गांव किस पहाड़ में है? इस बार शायद उस पहाड़ और जिले का भेद मालूम हो गया है। मुस्कुराकर वो बोला, अल्मोड़ा साहब, अल्मोड़ा। अल्मोड़ा में कौन सा गांव? विशेष जानने की गरज से जगदीश बाबू ने पूछा। इस प्रश्न ने उसे संकोच में डाल दिया। शायद अपने गांव की निराली संज्ञा के कारण उसे संकोच हो रहा था। संकोच होना मतलब हिचकिचाना हुआ था। वह टालता हुआ सा बोला, वो तो दूर है साहब, अल्मोड़ा से 15-20 मील होगा। फिर भी नाम तो कुछ होगा ही ना? जगदीश बाबू ने जोर देकर पूछा। तो वह लड़का नाम बताता है, ड्योट्या लोगो। वह सकुचाता हुआ सा बोला। इस तरह से उसकी गांव की संज्ञा का नाम अलग है, उसकी गांव की संज्ञा, गांव का नाम अलग है। इस तरह से इसलिए वह जगदीश बाबू को बताना नहीं चाहता था। लेकिन जगदीश बाबू के जोर देने पर उसने अपने गांव का नाम बताया, ड्योट्या लोगो। तो यहाँ पर जगदीश बाबू के चेहरे पर पुती हुई एकाकीपन की स्याही दूर हो गई। और जब उन्होंने मुस्कुराकर मदन को बताया कि वे भी उसके निकटवर्ती गांव के रहने वाले हैं, तो लगा जैसे प्रसन्नता के कारण, यानी खुशी के कारण, आनंद के कारण अभी मदन के हाथ से ट्रे गिर पड़ेगी। उसके मुंह से शब्द निकलना चाहकर भी न निकल सके। यानी उसे बहुत आनंद हुआ कि जगदीश बाबू उसके निकटवर्ती यानी पास वाले गांव के ही रहने वाले हैं। वह खोया खोया सा अपने अतीत को फिर से लौट लौट कर देखने का प्रयत्न कर रहा हो कि यहाँ पर जगदीश बाबू उसके गांव के निकट के होने के कारण उसे वह अपने लगे और वह अपने गांव में खो गया। यानी वहाँ की यादें उसे आने लगी। अतीत में उसे अपना गांव दिखाई देने लगा। उसी तरह गांव में जो ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं, ऊंचे ऊंचे पर्वत है, वह दिखाई दिए। नदी दिखाई दी, नदी का बहता हुआ पानी इस तरह उसकी आंखों के सामने आने लगा। उसी प्रकार ईजा, जो उसे माँ है, माँ को वो ईजा कहता था। उसी प्रकार बाबा, दीदी, भूली, छोटी बहन को वो भूली कहता था। और दाजू, दाजू यानी बड़ा भाई। इस तरह से मदन को जगदीश बाबू के रूप में किसकी छाया निकट जान पड़ी,
तो वह सोचने लगा कि जगदीश बाबू माँ हो सकते हैं, नहीं, बाबा हो सकते हैं, नहीं, दीदी हो सकते हैं, नहीं, भूली, नहीं। इस तरह वह किसकी तरह होंगे? दाजू यानी उसके बड़े भाई की तरह। हाँ दाजू। 2-4 दिनों में ही मदन और जगदीश बाबू के बीच की अजनबीपन की खाई दूर हो गई, यानी वह एक दूसरे को अच्छी तरह से पहचानने लगे और उनके बीच में जो अजनबीपन था, परायापन था, वह अभी दूर हो गया। टेबल पर बैठते ही मदन का उसे स्वर सुनाई देता, यानी मदन को लगता कि अपना कोई आ गया और वह दाजू को कहता, दाजू जय हिंद, यानी वह नमस्ते करता, दूर से ही जोर से चिल्लाता। जिस तरह से हमने पहली बार देखा कि जब मदन को जगदीश बाबू ने देखा और जगदीश बाबू ने मदन को देखा तो उसने अपना सिर नीचे करके अपनी नम्रता या नमस्ते किया, लेकिन अभी उनकी जान पहचान हो गई है तो वह कहता है, दाजू जय हिंद। दाजू आज तो बहुत ही ठंड है। दाजू क्या यहाँ भी ह्यू पड़ेगा? ह्यू मतलब हिम, बर्फ, क्योंकि वह पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाला है, उत्तरांचल के अल्मोड़ा इस गांव में। इस तरह से वहाँ पर ज़्यादा बर्फ गिरती है। इस तरह से उसे वह अपने बड़े भाई से मानो पूछ रहा हो कि यहाँ पर इस तरह का बर्फ पड़ेगा। दाजू आपने तो कल बहुत ही थोड़ा खाना खाया, यानी हर एक बात में वह दाजू दाजू बड़ा भाई ऐसे जगदीश बाबू को पुकारता है। तभी किसी और से बॉय की आवाज़ पड़ती है, यानी कि कैफ़े में और भी बहुत सारे लोग चाय और नाश्ते के लिए आए हैं और वह उसे बॉय कहकर पुकारते हैं और मदन उस आवाज़ की प्रतिध्वनि पहुंचने से पहले ही वहां पहुंच जाता। यहाँ पर उसकी चंचलता दिखाई देती है, कितनी जल्दी वह एक टेबल से दूसरे टेबल पर पहुंच जाता है और उनका ऑर्डर उन्हें पहुंचा देता है। ऑर्डर लेकर फिर जाते जाते जगदीश बाबू से पूछता है, दाजू कोई चीज़ लाओ? यानी बाकी लोग हैं उसे पुकारते ये लाओ वो लाओ, लेकिन जगदीश बाबू उसे अपने लगते हैं, इसीलिए वह खुद ही जगदीश बाबू के प्रति हर बात में तैयार होता है कि उनसे पूछता है कि कोई चीज़ लाओ? पानी लाओ। जगदीश बाबू ने कहा पानी लाओ, तो वह कहता है लाया दाजू। शब्दों को उतनी ही आतुरता और लगन से दोहराता है जितनी आतुरता से बहुत दिनों के बाद मिलने पर भी माँ अपने बेटे को चूमती है, क्योंकि यहाँ पर यह पहाड़ी लड़का मदन है, अपने गांव से दूर रहता है और उसे यहाँ पर अपना कोई नहीं है। तो जगदीश बाबू के रूप में उसे अपने बड़े भाई मिलते हैं, इसीलिए वह दाजू शब्द बड़ी ही लगन से यानी प्यार से उन्हें पुकारता है। यहाँ पर एक उदाहरण के तौर पर लेखक कहना चाहते कि जिस तरह से बहुत दिनों के बाद मिलने पर माँ अपने बेटे को चूमती हो, समझ लो आप हॉस्टल में रहते हो और बहुत दिनों के बाद छुट्टियाँ पड़ने पर आप घर पर आए हो तो आपके लिए माँ का प्यार और ज़्यादा उमड़ आता है, अलग ही होता है और अपने बेटे को वह चूमती है। कुछ दिनों बाद जगदीश बाबू का एकाकीपन दूर हो गया। जिस तरह से मैंने पहले उदाहरण दिया था कि आप दूसरी गली में रह रहे हो, अभी अकेले हो, लेकिन कुछ दिनों बाद जान पहचान होने पर आपका एकाकीपन दूर हो जाएगा, उनसे भी जान पहचान आपकी हो जाएगी। उसी तरह ये सृष्टि का नियम है, जिस माहौल में आप जाओ उस पर पहले एकाकी लगता है, लेकिन धीरे धीरे आपकी आत्मीयता उसके प्रति बढ़ जाती है और आपका एकाकीपन दूर हो जाता है, यानी हमें और नए नए दोस्त मिल जाते हैं। उन्हें अब चौक, कैफ़े, नहीं सारा शहर अपने ही रंग में रंगा हुआ सा लगने लगा। शहर तो वही है, चौक भी वही है, सब कुछ वही है, लेकिन लेखक का देखने का नज़रिया अलग है। बहुत दिनों तक रहने के बाद उन्हें वह अपना सा जान पड़ा, परंतु अब उन्हें यह बार बार एक लड़के का, वेटर का दाजू कहलाना अच्छा नहीं लगता। और यह मदन था कि दूसरी टेबल से भी दाजू दाजू चिल्लाता। आगे जगदीश बाबू कहते हैं, मदन इधर आओ। मदन कहता है आया दाजू। दाजू शब्द की आवृत्ति पर जगदीश बाबू के मध्यम वर्गीय संस्कार जाग उठे। अपनत्व की पतली डोरी अह की तेज धार के आगे न टिक सकी। यहाँ पर कि
जगदीश बाबू की जब जान पहचान नहीं थी तब मदन का यह दाजू दाजू कहना उन्हें अच्छा लगता था, लेकिन अब जगदीश बाबू की जान पहचान हो गई, बाकी लोग उन्हें पहचानने लगे, तो एक सीधा साधा एक लड़का जो चाय की दुकान पर काम करता है वो उन्हें बार बार पुकारे, इसलिए यह अच्छा नहीं लगा और उनके संस्कार, मध्यम वर्गीय संस्कार जाग उठे और अपनत्व की जो पतली डोरी, मतलब घमंड की तेज धार के आगे न टिक सकी। वहाँ पर मदन आता है और कहता है, दाजू चाय लाऊं? लेकिन जगदीश बाबू कहते हैं, चाय नहीं। लेकिन यह दाजू दाजू क्या चिल्लाते रहते हो दिन रात? किसी की प्रेस्टीज का ख्याल भी नहीं है तुम्हें? इस तरह से अपना गुस्सा उस पर वो निकाल लेते हैं। जगदीश बाबू का मुंह क्रोध के कारण तमतमा गया। तमतमाना मतलब गुस्सा, बहुत ज़्यादा गुस्सा आना, गुस्से से लाल होना। शब्दों पर अधिकार नहीं रह सका, यानी जो कुछ बोल रहे थे उनकी समझ में भी नहीं आ रहा था कि यह लड़का समझ पाएगा या नहीं। वह कहते हैं, मदन, प्रेस्टीज का अर्थ यानी प्रेस्टीज का तुम्हें ख्याल नहीं, तो वो यह भी नहीं समझ सके कि प्रेस्टीज का अर्थ समझ सकेगा या नहीं, यह भी उन्हें ध्यान नहीं रहा। पर मदन बिना समझाए सब कुछ समझ गया था कि यहाँ पर प्रेस्टीज यह शब्द अंग्रेजी है, लेकिन वह मदन की समझ में आएगा या नहीं आएगा यह भी जगदीश बाबू को ध्यान नहीं रहा और वह उसे गुस्सा करते रहे। लेकिन मदन सब कुछ समझ गया कि इनको मेरा दाजू दाजू बार बार कहना अच्छा नहीं लग रहा है, इसीलिए इन्होंने मुझे डांटा कि जब छोटा बच्चा है उसे कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन हम ज़ोर से डांटे या हमारे आवाज़ ज़ोर से आ जाए तो वो चुपचाप हो जाता है। उसी तरह से मदन भी बिना समझाए सब कुछ समझ गया था। मदन को जगदीश बाबू के व्यवहार से गहरी चोट लगी। चोट लगना मतलब दुख होना। मैनेजर से सिर दर्द का बहाना कर वो घुटनों में सर दे कोठरी में सिसकियाँ भर भर रोता रहा। तो मैनेजर से कह सकता था क्या, उन्होंने मुझे डांटा तो मैं काम नहीं करूँगा? नहीं, तो उसने मैनेजर से सिर दर्द का बहाना किया और वह घुटनों में सर दे कोठरी में सिसकियाँ भर रोता रहा। सिसकियाँ भर रोना मतलब इस तरह से आप रोते हो उसे कहते हैं सिसकियाँ भर रोना। घर से गांव दूर ऐसी परिस्थिति में मदन का जगदीश बाबू के प्रति आत्मीयता प्रदर्शन मतलब प्रेम स्वाभाविक ही था, क्योंकि वह घर से दूर था और इसीलिए उसे प्रेम की आवश्यकता थी। इसी कारण आज प्रवासी जीवन में पहली बार उसे लगा कि जैसे किसी ने उसे ईजा की गोदी से, ईजा उसकी माँ, बाबा की बाहों से और दीदी के आंचल की छाया से बलपूर्वक खींच लिया हो। परंतु भावुकता स्थायी नहीं हो, तो रो लेने पर, अंतर की घुमड़ती वेदना आंखों की राह बाहर निकाल लेने पर मनुष्य जो भी निश्चय करता है वो भावुक क्षणों की अपेक्षा अधिक विवेकपूर्ण होते हैं। इस तरह से यहाँ पर मदन अपना दुख जो है कि दुख के लिए अगर आंसू बहाए जाए, तो आंसू अगर निकल जाए तो हमारा दुख थोड़ा सा हल्का हो जाता है। उसी तरह से इसके आँखों से भी आंसू निकल आए और रो लेने पर वह उसने जो निर्णय लिया अधिक अच्छा या विवेकपूर्ण होता है। जिस प्रकार मानो कि आपको एग्ज़ाम में कम मार्क्स मिले और आपको बहुत डांट फटकार खानी पड़ी या मार भी खाना पड़ा, आप उस तरह से आपने बहुत रो लिया और रोने के बाद आपने जो निर्णय लिया कि अगली बार मैं ऐसी डांट भी नहीं खाऊंगा और मार भी नहीं खाऊंगा और इससे भी अच्छे मार्क्स लाकर दिखाऊंगा, तो आपका निर्णय कैसा था? अधिक विवेकपूर्ण। उसी तरह से उसका निर्णय भी, यानी किसी का भी निर्णय हो, अच्छा ही होता है। फिर से मदन ने अपने आंसू पोंछ लिए और पूर्ववत काम करने लगा, यानी अपने रोज़ के काम वो करने लगा। अगर वह काम न करेगा तो उसे पैसे भी नहीं मिलेंगे। दूसरे दिन कैफ़े में जाते हुए अचानक ही जगदीश बाबू की भेंट अपने बचपन के सहपाठी हेमंत से हो गई। यानी जगदीश बाबू
हर दिन की तरह दूसरे दिन भी कैफ़े में आए, लेकिन वहाँ पर उन्हें उनका सहपाठी मतलब बचपन के सहपाठी, बचपन में एक साथ पढ़ने वाले, एक ही क्लास में पढ़ने वाले, उनका मित्र का नाम है हेमंत, उससे हो गई। वह दोनों कैफ़े में चले गए। कैफ़े में पहुंचकर जगदीश बाबू ने इशारे से मदन को बुलाया, परंतु यहाँ पर अभी मदन को बुलाना पड़ा, जगदीश बाबू को बुलाना पड़ा। फिर भी उन्हें लगा कि वह उनसे दूर दूर रहने का प्रयास कर रहा हो। दूसरी बार बुलाने पर ही मदन आया, क्योंकि ऐसे थे हर रोज़ जगदीश बाबू जाते ही मदन उनके पास झट से पहुंच जाता था और क्या लाऊं दाजू, आज कैसा दिन है, आज ये यूं पड़ेगा का वगैरह वगैरह बातें करता। लेकिन आज के दिन वो उनसे दूर दूर रहने लगा और जब दूसरी बार उसे बुलाया गया तभी मदन जगदीश बाबू के पास आया। आगे जगदीश बाबू कहते, आज उसके मुंह पर वो मुस्कान न थी, यानी वह हंसता हुआ न दिखाई दिया और न ही उसने क्या लाऊं दाजू कहा, क्योंकि कल ही दाजू दाजू चिल्लाते रहते हो, इस पर जगदीश बाबू ने उसे डांटा था। स्वयं जगदीश बाबू को ही कहना पड़ा, 2 चाय और 2 ऑमलेट। इस तरह से जगदीश बाबू ने ऑर्डर दे दी कि दोनों के लिए 2 चाय और 2 ऑमलेट, परंतु तब भी उसने यह ना कहा लाया दाजू, कहने की अपेक्षा यानी कहने के बजाय मदन ने कहा लाया साहब कहकर वह चल दिया, मानो दोनों अपरिचित हो। अपरिचित यानी बिना जाने पहचाने। तो हेमंत उसके बारे में कुछ कहना चाहता है और कहता है शायद पहाड़िया है। हेमंत ने अनुमान लगाया, अंदाज़ा लगाया। हाँ, रुखा सा उत्तर दे दिया जगदीश बाबू ने और वार्तालाप का विषय ही बदल दिया। वार्तालाप का विषय यानी जो हेमंत था उस लड़के के बारे में बातचीत करना चाहता था, लेकिन जगदीश बाबू ने टाल दिया। मदन तब तक चाय ले आया था। क्या नाम है तुम्हारा लड़के? हेमंत ने एहसान चढ़ाने की गरज से पूछा। कुछ क्षणों के लिए टेबल पर गंभीर मौन छा गया, यानी सब शांत हो गए। जगदीश बाबू की आंखें चाय की प्याली पर ही झुकी रह गई। मदन की आंखों के सामने विगत स्मृतियाँ घूमने लगी। विगत स्मृतियाँ मतलब बीती हुई यादें। जगदीश बाबू का एक दिन ऐसे ही नाम पूछना, फिर आपने तो कल थोड़ा ही खाना खाया और एक दिन किसी की प्रेस्टीज का ख्याल नहीं रहता तुम्हें। इस प्रकार यानी मदन को दिखाई दिया, यानी याद आया कि जगदीश बाबू ने भी एक दिन उससे ऐसा ही पूछा था कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ के रहने वाले हो, कौन कौन है वगैरह, गांव का नाम। इस तरह से दोनों की जान पहचान बढ़ने के बाद दाजू आपने तो कल थोड़ा ही खाना खाया, पानी लाऊं दाजू, चाय लाऊं, इस तरह से। और एक दिन जगदीश बाबू ने उसे डांटा कि किसी की प्रेस्टीज का ख्याल नहीं रहता तुम्हें। इस प्रकार सारी स्मृतियाँ उसे याद आने लगी। उसे लगा कि फिर से यही कहानी फिर से दोहराई जा सकती है। इसीलिए जगदीश बाबू ने जब आंखें उठाकर मदन की ओर देखा तो उन्हें अब लगा था कि जैसे अभी ज्वालामुखी सा फूट पड़ेगा, यानी वो गुस्से से कह देगा, आप बाबू इस तरह के होते हो कि पहली बार क्या करते हो, नाम पता पूछते हो, जान पहचान बढ़ाते हो, और जब मैं आपसे जान पहचान करता हो तो फिर एक दिन मुझे डांट देते हो। हेमंत ने आग्रह के स्वर में दोहराया मतलब फिर से पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? बॉय कहते हैं साहब मुझे। संक्षिप्त सा मतलब छोटा सा उत्तर देकर वो मुड़ गया, चला गया। आवेश में तो उसका चेहरा लाल होकर और भी अधिक सुंदर हो गया था। इस तरह से इस पाठ में लेखक ने जगदीश बाबू मदन एक पहाड़ी बालक है जो पेट की आग बुझाने के लिए शहर में आकर होटल में काम करता है। भोलेपन में जिसे अपना दाजू बड़ा भाई समझने लगता है, किस प्रकार एक दिन उसके बाल मन पर प्रेस्टीज शब्द का आघात कर जाता है, इसका इस कहानी में वर्णन किया गया है। आपको पाठ के नीचे दिया गया स्वाध्याय अपनी कॉपी में लिखना है। स्वाध्याय में जो प्रश्न क्रमांक 1 है, सही विकल्प चुनकर उत्तर दीजिए। उसमें दूसरा, कहानी के अंत में नए ग्राहक हेमंत को मदन ने अपना नाम क्या बताया,
वहाँ पर ऑप्शन में अ ए मदन मदन, ब ए पहाड़ी पहाड़ों हुआ है वहाँ पर पहाड़ी। 3 क है बॉप, बॉप नहीं है वहाँ पर है बॉय। इस तरह से यहाँ पर बॉब की जगह वहाँ पर है बॉय। प्रिंटिंग मिस्टेक की वजह से ये हुआ है, यह ध्यान में रखना है और स्वाध्याय पूरा करना है। धन्यवाद।